देखिए संधि के क्लासेस से पहले मैं ले चुका हूं और वो सारे ही वीडियो आप लोगों को ग्रुप में भेजे गए थे। ठीक है, तो उनको आप देखिए, कंप्लीट डिस्कशन है उसमें, एक रिवीजन क्लास टाइप का है। तो उसमें इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। संधि क्या होती है, तो आप देख सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। जब दो शब्द आप जोड़ते हैं ना, उनके दोनों शब्दों के जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रथम वर्ण होता है। जैसे अगर हम बात करें कि विद्यालय, ठीक है, तो विद्यालय में आप देखेंगे ये विद्या है ना, विद्या में ये या आपका है, इसमें से आपका यो हटा दीजिए, क्या बचेगा आपका आ बचेगा। तो आवर्ण है इसका अंतिम, ठीक है, और धन आलय, ठीक है। तो आलय में क्या है आपका आवर्ण। तो विद्यालय और आलय, विद्या और आलय में आ धन आ मिलकर क्या बन रहा है आपका आ बन रहा है, ठीक है। तो दो वर्णों का मेल जब होता है उसके बाद जो रूप परिवर्तन होता है किसी शब्द का, तो उसे क्या बोलते हैं हम संधि कह देते हैं। इतना याद रखना है आपने। ऐसे ही एक शब्द होता है आपका, देखिएगा आप लोग, राजपुत्र, ठीक है। आपने बोला राज धनपुत्र, तो यहां पर आप देखेंगे कि राज भी वैसे ही लिया गया है, पुत्र भी वैसे लिया गया है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तब दो शब्दों को जोड़ दिया है, तो ये बनता है आपका क्या समास। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है समास और संधि में, हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कुछ संधियां जो है वो समास कहलाती हैं। जैसे बहुव्रीहि समास की जब बात करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि समास संधि का एक रूप है। लेकिन फिलहाल हम बात करें, एक अगर डिफरेंस पूछा जाए आपसे तो ये होता है कि संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में विशुद्ध शब्दों का मेल होता है ना। संधि में आप देखते हैं कि एक शब्द आपका है विद्या और एक है आपका आलय, और जब इनको जोड़ा गया है तो हमने क्या किया, इसे विद्यालय कर दिया, राइट। मीन्स ये जो आ था इसका ये विलुप्त हो गया, ये इसी में आपका चले गया आ में, है ना, या वाले आ में। तो इस प्रकार से क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। तो ये जो परिवर्तित रूप होता है इसे हम संधि बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या है संधि, दो वर्णों का मेल है। अब प्रश्न ये आएगा कि वर्णों का तो मेल आपने बोल दिया, बट वर्ण क्या है। तो वर्ण को तो सामान्यतः हम स्वर और व्यंजन बोल करके समझा देते हैं लोगों को, बट इसकी एक परिभाषा भी होती है। आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की जो न्यूनतम इकाई है उसको हम वर्ण कहते हैं। क्या होती है न्यूनतम इकाई आपकी, जिससे किसी शब्द का निर्माण हो। और शब्द का निर्माण किससे होता है, वर्णों से होता है। क्यों होता ही नहीं होता है, आप देखिए, खुद ही देख लीजिए, कोई भी शब्द बोल लीजिए, सबका नाम ही होगा। कुछ भी नाम आपका है, अगर जैसे मेरा नाम नीरज है, तो नी र ज। अब इस नीरज में कितने वर्ण हैं इसको भी देख लेते हैं हम। तो देखिए, 9 के साथ बड़ी की मात्रा है, ठीक है। फिर रॉ के साथ औ की मात्रा है, और फिर जौ के साथ औ की मात्रा है। तो 1 2 3 4 5 6 वर्ण है, जिनमें से 1 2 और 3 स्वर है और बाकी आपके 3 व्यंजन हैं। तो इन वर्णों का जब मेल हो रहा है तब एक शब्द बन रहा है। और शब्द की बात करें कि शब्द क्या होता है, तो इसको भी सुन लीजिए आप लोग, लिख भी सकते हैं साथ में कि शब्द वर्णों के मेल से, लिखिएगा, वर्णों के मेल से बने एक सार्थक समूह को, वर्णों के मेल से बने एक सार्थक समूह को मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, सामने से देख लीजिएगा। वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को वो शब्द कहते हैं। कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी बातें जो हमको पता नहीं रहती और हम ना जानने का प्रयास करते हैं, बट अगर एग्जाम में आती है तो मैं लगता है जरा सा पढ़ लिया होता तो क्या होता है। अब मतलब इसका ये हुआ, देखो मैंने बोला आपसे कि नी र ज, ठीक है, ये भी वर्णों का मेल है ना, और ये भी वर्णों का मेल है। इसका तो अपना एक अर्थ बनता है, बट इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। नीरज अर्थ क्या होता है, देखो, नीरज मतलब कि जो जल में पैदा हुआ हो उसे हम नीरज कहते हैं, ठीक है। या चलो इसको छोड़ो, जो शब्द आपको पता होते हैं, जिनका अर्थ पता होता है, उन पर हम बात कर लेते हैं। हमने बोला कि घर, ठीक है,
तो घ और र मिलकर के बना घर, इसका एक अर्थ होता है, लेकिन इसको उल्टा कर लीजिए रग, इसका कोई अर्थ नहीं होता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना तो बोलो। ठीक है, यस सर। तो ये Yes, sir. हाँ, तो ये है। तो वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह, तो सार्थक समूह पर फोकस करना है आपने। वर्णों का तो मेल होगा ही होगा, लेकिन वो जो मेल हो रहा है उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ निकलेगा तो उसे हम शब्द बोलेंगे, अर्थ नहीं निकलेगा तो उसे शब्द नहीं कहेंगे। ये तो रहा आपका वर्ण क्या होते हैं और उसके बाद फिर शब्द क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये वर्ण मैंने बताया आपको, इनमें दो कैटेगरी होती हैं। एक तो होता है आपका व्यंजन और एक होता है आपका स्वर। आप देख सकते हैं ये स्वर है और ये व्यंजन है। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। तो ये होते हैं स्वर। ये सब आपने पढ़ा होता है, बस एक रिवीजन टाइप का है, तो मैं बहुत फास्ट नहीं बोलूंगा इसको, मतलब थोड़ा फास्ट करूंगा इसको ताकि टाइमली हमारा रिवीजन पूरा हो सके। अब इन स्वरों में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 तो होते हैं मूल स्वर। ठीक है, जिनका हम प्रयोग करते हैं विशुद्ध रूप से किसी भी व्यंजन के साथ या फिर स्वतंत्र रूप से। तो ये होते हैं हमारे मूल स्वर। तो मूल स्वर की संख्या क्या है आपकी? 11 है। उसके अलावा अंग होता है आपका अनुस्वार, ठीक है, और अह होता है आपका विसर्ग। तो ये दो भी आपके स्वर की कैटेगरी में तो आते हैं, बट इनको हम मूल स्वर से थोड़ा अलग रखते हैं। तो इन जनरल अगर आपसे पूछा है तो 13 स्वर है, लेकिन उनमें से जो मूल स्वर हैं जिनका प्रयोग हम विशिष्ट स्वर के रूप में करते हैं, तो वो कितने हैं आपके? वो 11 ही है। क्योंकि देखो आप देख रहे हैं ना, अंग में अंग क्या है, पहले अ लिखा आपने, उसके ऊपर बिंदु लगा दिया, अंग बन गया आपका। ऐसी अह क्या है, तो बोला पहले अ लिखा फिर विसर्ग लगा दिया, तो ये विसर्ग और ये अनुस्वार है। तो इसलिए इनको हम मूल स्वरों की संज्ञा नहीं देते हैं। ठीक है, इसके बाद डिटेल में जानना होगा तो आप जो वीडियो भेजे हैं ग्रुप में पहले देख लेना उसको, फिर इसको देखना। ये रिवीजन क्लास का टाइप का है आपका। इसके बाद हम दो कैटेगरी बनाते हैं स्वरों की। एक तो होता है दीर्घ स्वर और एक होता है आपका लघु स्वर। सर वॉइस ब्रेक कर रही है बहुत। कोई बात नहीं, आपके इधर पे नेटवर्क इश्यू रहा होगा, अपना देखो जरा थोड़ा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर और लघु स्वर ये दो हम कैटेगरीज बनाते हैं। किस आधार पर बनाते हैं? तो मैंने बताया है आप लोगों को कि ध्वनि के आधार पर ये दो कैटेगरी बनती है। ध्वनि मतलब इनकी जो हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, अब कैसे उच्चारण देखो, आप बोल के देखो, अ इ उ री। तो जब भी आपने अ इ उ री बोला तो इसमें आप देख रहे हैं कि आप रुक रहे हैं, बोलते बोलते आप बोलते बोलते रुक रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि एक ही मात्रा की इसमें ध्वनि है, तो इसका उच्चारण काल माना जाता है एक मात्रिक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है कि लघु स्वर का उच्चारण काल कितना होता है, तो एक मात्रा का होता है, याद रखना इस बात को आपने। और क्योंकि इसकी ध्वनि बहुत अल्प होती है, बहुत छोटी होती है, छोटी ध्वनि होती है, इसलिए इसको हम लघु स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, इन सभी में आप देख रहे हैं कि जो हम उच्चारण है उसको थोड़ा सा खींच रहे हैं, यानी कि हम लंबा भी खींच सकते हैं इसको। ठीक है, तो दीर्घ स्वर जितने भी होंगे उनकी जो ध्वनि है, ध्वनि के आधार पर उसको हम द्विमात्रिक भी कहते हैं। ठीक है, या कह लीजिए इसको कि जिनकी ध्वनि दीर्घ होती है या लंबी होती है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना। आम, इमली, है ना, इमली, ऐसे। इस तरह से आप देखिएगा जहां पर भी आपके ये दीर्घ स्वर होंगे वहां पर इनका उच्चारण क्या होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, और लघु स्वरों का उच्चारण छोटा होगा। तो ध्वनि के आधार पर हम स्वरों को दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर, दूसरा होता है आपका लघु स्वर। इसके अलावा एक और भाग इसका होता है जिसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते, संस्कृत में करते हैं। ठीक है, प्लुप्त स्वर होता है। प्लुप्त मतलब क्या होता है, जब आलाप लेते हैं ना, अब आलाप जैसे आपने बोला कि राम, ठीक है, ऐसे बोला आपने, या बोला आपने, है ना, ओम। ठीक है, तो जहां पर आप किसी एक दीर्घ स्वर को अधिक लंबा खींचते हैं उसे हम प्लुप्त स्वर कह देते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्वर जो आपका खींचा जाता है लंबा तो उसको हम क्या करते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। राइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दो बातें इसमें याद रखनी है आपने, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में ग्रुप सी में भी पूछी गई हैं ये आपकी। अभी अभी एग्जाम आपके हुए थे, उसमें देख लीजिएगा आप चाहे तो।
लघु स्वर की जो क्या बोलते हैं ध्वनि होती है वो एक मात्रिक होती है, एक मात्रा काल की होती है, एक मात्रा काल मैंने लिखा भी ऊपर से, है ना। और ऐसे ही दीर्घ स्वर जो है आपका वो 2 मात्रा काल होता है, और प्लुप्त स्वर जो होते हैं उनका मात्रा काल कभी गिना नहीं जाता। ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो जितने भी संगीत में आलाप लिए जाते हैं वो सब क्या है, प्लुप्त में है। तो दीर्घ, लघु और प्लुप्त का कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसका देखिए स्वर तो हो गया हमारा, अब है व्यंजन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि रिवीजन क्लास है, क्योंकि परसों आपका एग्जाम होना है ना। तो इससे पहले भी मैं ये सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, जिसके लिए वीडियो आपको शेयर किए गए थे, उनको देखिए आप, उसके बाद ही इसको देखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर व्यंजन क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण। अब ये ड के नीचे बिंदु लगा रखा है और ढ के नीचे बिंदु लगाया हुआ है, ठीक है। इनका प्रयोग हम हिंदी में सामान्यतः नहीं करते हैं, वरना इसको हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। बस इसके लिए याद रख लीजिएगा, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। ये ड के नीचे बिंदु लगा हुआ है आपका, ढ के नीचे बिंदु लगा हुआ है, ठीक है। इसको आपने द्विगुण व्यंजन बोल दिया, ठीक। इसके बाद आपका त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श और स ह। देखो श श स और ह, ये जो ध्वनियां हैं इसमें आपको खुद से लगेगा कि आपके मुंह से वायु बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन भी कह देते हैं। बताऊंगा आगे सब कुछ। श त्र अक्ष, त्र, ज्यों और श्र। देखो यहाँ पर इसको ज्यों नहीं बोलना है आपने, आप ज्यों बोलने के थोड़ा हैबिचुअल होते हैं, ज्यों नहीं होता है, ज्यों होता है। क्यों होता है बताऊंगा अभी थोड़ी देर में सब। ये तो रहे आपके व्यंजन। तो कितने व्यंजन होते हैं आप खुद से गिन सकते हैं, कुल मिलाकर के ये 33 हैं, ठीक है। 33 व्यंजन है, और द्विगुण व्यंजन 2 हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। 2 क्या है, द्विगुण व्यंजन है आपका। कोई पूछे कि विशुद्ध या मूल व्यंजन कितने हैं, तो मूल व्यंजनों की संख्या 11 होती है, और द्विगुण व्यंजनों को मिलाकर कितनी होती है आपकी, ये 35 हो जाती है, ठीक है। हेलो, यस सर। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 36 37, ठीक है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, हाँ 33 है ये, ठीक है। इन्हें काउंट नहीं करना आपने, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मूल व्यंजन नहीं होते। क्यों नहीं होते, कारण इसका ये है कि मूल व्यंजन मतलब कि जिनकी अपनी एक विशिष्ट ध्वनि है। मूल व्यंजन क्या है, जिनकी अपनी एक विशिष्ट ध्वनि है, ठीक है। जैसे क, अब ये पूरे व्यंजन शाखा में आपको क की ध्वनि नहीं सुनाई देगी कहीं पर भी। जैसे ठ, अब ये पूरी व्यंजन शाखा में कहीं पर भी आपको ठ की ध्वनि नहीं सुनाई देगी, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 33। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, 2 व्यंजनों से मिलकर के जो एक नया व्यंजन बनता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ये अक्ष बोला मैंने इसको, तो ये बनता है आपका किससे, क और षटकोण वाला श से, ठीक है ना। हेलो, चाहे इसको आप षटकोण वाला श कहिए या इसको मूर्धन्य श भी कहते हैं, मूर्धन्य श भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, हिंदी में। इसके आपका आता है त्र, त्र तो आपको पता ही होता है कैसे बनता है, तो धन र, राइट। ऐसे हमारे पास होता है फिर क्या, हाँ ज्यों। मैंने बोला था ना इसको ज्यों नहीं बोलना है, ज्यों बोलना है। क्यों, क्योंकि बनता है आपका जौ और यों से, ठीक है, तो ज्यों बोलते हैं इसको हम। और ऐसे आपका श्र जो है ये बनता है आपका तालव्य श और र से, ठीक। तो क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि ये संयुक्त व्यंजन है, ये मूल व्यंजनों से मिलकर के बन रहे हैं, तो मूल व्यंजनों से मिलकर के ही कुछ नया बना दिया है आपने, तो मूल तो नहीं होगा ना, वो तो उनका मिश्रण हो जाएगा। तो इसलिए हम संयुक्त व्यंजन को मूल व्यंजन नहीं कहते। तो याद रखेंगे, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। द्विगुण व्यंजन उसमें है 2, और संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपके, 4। तो इस प्रकार से
कुल व्यंजन हो जाएंगे आपके, बताओ 33 + 2 35 + 4 कितना हो गया 39। तो कुल व्यंजन कितने हो गए आपके 39 हो गए। और प्रश्न वैसे आपसे मूल व्यंजन पूछाता है, तो मूल व्यंजन कितने आपके पास 33 ही होते हैं। एग्जाम में याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। मूल व्यंजन केवल 33 ही होते हैं, 33 होते हैं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं इनके जो मैंने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अंतस्थ और ऊष्म क्यों लिखा है। संयुक्त तो मैंने बता दिया आपको, संयुक्त आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा इसको जहां पर आपने संयुक्त लिखने हैं तो, ठीक है। बाकी आप देखो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन पर चलते हैं हम। तो कंठ मतलब क्या होता है, हमारा गला, जानते होंगे आप ना। तो जब ध्वनि गले से निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंठव्य बोलते हैं, ठीक है। तो कंठे जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए आप क, ख, ग, घ, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। और आपसे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ड्रिल करें इस पर, बोलिए, जोर जोर से बोलिएगा, क, ख, ग, घ, ठीक है। बोल रहे होंगे आप लोग आई थिंक। तो ये क्या है, क, ख, ग, घ, क्या है, ये आपके गले से निकलने वाली आवाज है, कंठ से निकलने वाली आवाज है। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, इसमें साफ अनुभव हो रहा होगा, कंठ से निकल रही है, तो इनको हम कंठीय व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको स्पेशली। तालु की बात करें हम, तो तालु क्या होता है, आपका जो ऊपर का हिस्सा है, जीभ के ऊपर का हिस्सा, उसमें देखिएगा आप, उसके 3 हिस्से कर देते हैं हम, एक तो दांत, फिर दांत के साथ लगा हुआ मसूड़ा, और उससे भी ऊपर का हिस्सा, ठीक है। तो जब आप बोलेंगे तो बोल के देखते हैं, चलिए इसको बोलिए, च, छ, ज, झ, ण, च, छ, ज, झ, य, ठीक है। तो जब च, छ, ज, झ बोल रहे तो लगातार जीभ जो है आपकी वो दांत से पीछे के हिस्से में लग रही है, उसी को तालु कहा जाता है। इसीलिए ये जो च, छ, ज, झ है, ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट मूर्धा की बात करें तो मूर्धा जो है, बोल के देखिए पहले, ट, ठ, ड, जो तालव्य जो था ना आपका, जो तालु था, उसके भी पीछे का हिस्सा जहां पर जो जीभ हमारी है मुड़ करके लगती है, ठीक है। मूर्धा में तो जीभ मुड़ नहीं रही है, सीधे लग रही है, देखो च, छ, ज, झ, लेकिन सॉरी तालु में जीभ हमारी सीधा लग रही है, च, छ, ज, झ। अब मूर्धा में जीभ आपकी मुड़ेगी, देखिए बोलिए जरा, ट, ठ, ड, ढ, बिना जीभ मोड़े बोल ही नहीं सकते आप इसको। तो ट, ठ, ड, ढ, तालु वाले स्थान से भी पीछे के स्थान में आप जाते हैं तो ये ध्वनि आपकी उत्पन्न होती है। इसीलिए हम ट, ठ, ड, ढ, ण, इन सभी को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जो भी इनमें से समझ में नहीं आ रहा होगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ज्यादा टफ नहीं समझने वाला। आप रटना नहीं है, आपने किताबों से देख करके आप रटने लग जाएं कि इसको मूर्धन्य बोलते हैं, तालु बोलते हैं, वो बेकार है। प्रैक्टिकल करके देखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो फिर आप एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे। दंत देखिए, तो दांतों में जब जीभ लगेगी तो बोलिए, त, थ, द, ध, जीभ दांत में लग रही नहीं लग रही, बताइए, बोलिए, त, यस थ, सर। द, ध, तो जीभ कहाँ लग रही है, दांत में लग रही है आपकी, तो क्या होगा आपका ये दंतीय व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम होठ, ओष्ठ जिसे बोलते हैं हम, ओष्ठ मतलब संस्कृत में होता है, तो इसको हम तत्सम शब्द ओष्ठ है इसका, वैसे होठ बोलते हैं। प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ, तो देखिए दोनों होठ आपके आपस में टकरा रहे हैं, तब जाकर के ध्वनि निकलती है। तो कंठ, तालु, मूर्धा और दंत और होंठ, इन पर आप थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अभ्यास करें, और कम से कम ये अभ्यास 2 या 3 दिन होना चाहिए, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नीचे अंतस्थ व्यंजन की तरफ को। अब पहला तो प्रश्न ये आता है कि इसको हमने अंतस्थ क्यों बोला। क्या आप में से कोई जानता है कि अंतस्थ का मतलब क्या होता है, बताइए। हेलो, देखो ये जो ऊपर हम अभी पढ़ रहे थे ना, इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो आपने पढ़ा ना, ये कंठ से लेकर के होंठ तक वाला जो था, इसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जीभ जो है वो हमारे मुख के किसी एक विशिष्ट भाग को स्पर्श करती है बार बार, तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कह देते हैं। लेकिन
अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है कि एक कोई विशिष्ट भाग को वो क्या बोलते हैं स्पर्श ना करके एक से अधिक भागों को स्पर्श करके इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हेलो, यस सर। तो देखते हैं आप, यो बोलिए, यो, यो की ध्वनि कहां से निकल रही है आपकी बताओ, यो, यो बोल के देखो। तो यो जब बोलोगे आप तो ये कहीं ना कहीं हल्का सा, बहुत ज्यादा तो नहीं, हल्का सा आपके तालु को स्पर्श करेगा। चौ बोलो, चौ बोलो पहले, चौ छ जौ झ, चौ छ जौ झ, तो आपकी जीभ तालु को पूर्णतः स्पर्श कर रही है, पूरी तरह से लग रही है। लेकिन जब आपने यो बोला तो ये जीभ हल्की सी स्पर्श तो कर रही है, स्पर्श, लेकिन उसका पूर्णतः नहीं हो पा रहा है, यानी कि जीभ पूरी स्पर्श ना करके सिर्फ अपने कोने के जो कोना होता है वहां से स्पर्श करते हुए आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका तालव्य में आता है। ठीक है, और तालव्य में कौन सा आएगा देखो, यो कैसा है, तालव्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए रॉ बोलिए, रॉ, 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 रॉ बोलो, रॉ, तो ध्वनि कहां से निकल रही है, रॉ, ये दांतों में भी नहीं टकरा रही है और ना ही ये मूर्धा और तालु में लग रही है। रॉ आपको लगेगा कि रॉ बोलने पर जो जीभ है आपकी वो आपके मसूड़ों से रगड़ करके बाहर आ रही है ना, ये रॉ। तो इसलिए रॉ को हम बोलते हैं क्या, दंत मूल, माने जहां से दांत निकलते हैं आपके, है ना, मसूड़े पर टकराती है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, दंत मूल। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, और फिर वहां पर हम कंफ्यूज जाते हैं, रटा हुआ नहीं होता है तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, फिर लॉ, लॉ, लॉ में भी देखिए आप कहाँ लग रही है, चौ छ जौ झ, लॉ, लॉ भी क्या आपका तालु के आसपास लग रही है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा एक विवाद है कि लॉ को तालव्य भी कहा जाता है और लॉ को आपका दंत मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको दंत मूल में रखिएगा। फिर देखिए वो में क्या हो रहा है कि आपका जो दांत है ना ऊपर वाला, वो नीचे वाले होंठ में लग रहा है, देखो जरा, वो लग रहा बोल के देखो जरा, वो बोलो, यस वो, सर। हाँ, तो वो कैसी ध्वनि हो जाएगी बताओ, वो बोल के देखो, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ इस चीज को। वो में आपके दांत भी लग रहे हैं और होंठ भी लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, दंतोष्ट हो जाएगा, ये होगा नहीं होगा। तो वो एकमात्र ऐसी ध्वनि है, या कहेंगी वो एकमात्र ऐसा व्यंजन है जो दंतोष्ट होता है, जिसमें दांत और ओष्ठ या होंठ दोनों का भाग होता है, यानी कि दोनों से उसकी ध्वनि निकलती है। इसी प्रकार से बात करें हम अगर शौ की, ठीक है, तो शौ मैंने बताया था आपको क्या है, तालव्य है। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैशी टाइप का कर दिया, आप लोग इसको क्लियर लिखिएगा। शौ क्या आपका, शौ शौ शौ, देखो तालु पे लग रहा है ना, शौ, चौ छ जौ झ, शौ 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 शौ, है ना, तो कहाँ लग रहा है आपका, तालु में लग रहा है, क्या आपका ये तालु में लग रहा है, तो याला शौ, जिसको हम शलजम वाला शौ बोलते हैं, वो तालव्य शौ होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो शौ है इसको तो मैंने बता ही रखा आपको, मूर्धन्य होता है शौ, इसमें जीभ मुड़ेगी आपकी। अब हालांकि उच्चारण ही गलत करते हैं हम, हमको पहले पता नहीं होता, तो देखो बोल के देखो, शौ बोलो, चौ शौ, चौ शौ, चौ शौ। ठीक है, फिर बोलो ट शौ, ट शौ, ट शौ। अब मुझे बताओ कि इस शौ को और इस शौ को बोलने में ध्वनि में अंतर आया नहीं आया, स्पष्ट करके एक बार चौ बोलो, चौ, चौ शौ, चौ शौ, मतलब जीभ का जो मूवमेंट है वैसा ही रखना है, बस चौ की जगह शौ बोल देना है। बोलो चौ शौ, अब ऐसी टो 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 शौ, तो आया नहीं आया बताओ, अब बोलो शौ और शौ, शौ और शौ। तो ये अंतर होता है जो उच्चारण में हम कई बार गलती कर देते हैं। तो याद रखना है कि
अगर आपको श बोलना है और श बोलने की प्रैक्टिस करनी है, कौन सा, तालव्य श जो है, तो पहले च बोलो उसके बाद श बोलो, तो अपने आप ही प्रैक्टिस में आ जाओगे आप। तो ये श जो है ये मूर्धन्य है, ठीक है ना, श मूर्धन्य हो गया। इसके बाद वाला जो श है, सड़क वाला स जो होता है, हम, ठीक है ना, ये क्या होता है बताओ जरा, ये होता है दंत, सौ, सौ, ठीक है, दांतों में आपकी ये जीभ टकराएगी तो इसको हम दंत बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये होते हैं। क्लियर हो गया? अब बचा आपका ह। यस सर। हाँ, अब बचा आपका ह। तो जो ह है, ह की ध्वनि कहां से निकलती है, ह, 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 खुद बताओ जरा कहां से निकल रही है, कहां से निकल सर रही है? कंठ। वेरी गुड, कंठ से। तो इतनी बड़ी प्रैक्टिस है, बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर इसको आप प्रैक्टिस करते हो। और साथ ही साथ देखो ना, आप तो सब पेरेंटिंग कर रहे हो, अपब्रिंगिंग कर रहे हो अपने बच्चों की, आप बच्चों को भी सिखा सकते हो चीजें जो आपने गलतियां की है ना, कर सकते नहीं कर सकते बताओ? तो बहुत टफ तो नहीं है ना इसको समझना, क्या है? अब मैंने देखा है कई बार नो क्या होता सर। है कि लोग इसको रट रहे होते हैं, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लगा रहे होते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत है इसके लिए, या हमको इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहिए? बताओ, खुद से जवाब दो सर भाई। प्रैक्टिकल। भाषा है, भाषा तो आपकी प्रैक्टिकल से सीखी जाती है ना, कोई शॉर्टकट थोड़ी चाहिए होते है इसके लिए, एग्जाम क्वालिफाई करना है भाई। आप जिस चीज को आप प्रैक्टिकली कर सकते हो उसमें आपको किसी प्रकार के शॉर्टकट्स और रटने का कार्य नहीं करना है। तो ये रहा आपका ध्वनि जो है, सॉरी, जो व्यंजन है वो कहाँ कहाँ से हमारे मुख के किस किस भाग से निकलते हैं, ठीक है उसे। अच्छा, इनको ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं, मैंने बताया था आपसे कि यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो व्यंजन है, श, श और स, ह, इनका उच्चारण करने पर ऊष्मा बाहर निकल रही होती है, तो इसलिए इसको हम ऊष्म व्यंजन कह देते हैं। अब यहाँ तक कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछ लीजिए। देखिए, जैसे हमने अभी ये अंतस्थ ऊष्म समझा था, वैसे अब थोड़ा सा सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण समझ लेते हैं। देखो, जब भी हम कोई ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसमें कई बार हम देखते हैं कंपन सा हो रहा होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे, आपने बोला गौ, जौ, डौ, दौ, बौ, इन सब में आपको हल्का सा, मतलब फील तो नहीं आएगा लेकिन हल्का सा कंपन महसूस होगा। जबकि उसकी अगर हम बोलते हैं, अगर क, च, ट, ट, प, तो इसमें कोई खास कंपन सा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी ध्वनियां या ऐसे व्यंजन जिनमें जिनके उच्चारण में कंपन होता है उसको हम सघोष बोलते हैं, और ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है उनको हम अघोष बोलते हैं। ठीक हो गया? दूसरी कैटेगरी होती है आपकी अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या है, जहां पर वायु बहुत कम निकलती है उसको अल्प प्राण बोलते हैं। क, ख, क, च, ट, प, ठीक है, लिखा है ना पहला वर्ण, तो बोल के देख लीजिए आप। और महाप्राण में वायु अधिक निकलेगी, जैसे क्या बोला आपने, ख, छ, ठ, ठ, फ, तो इनमें आपको वायु का जो निर्वाह है वो अधिक दिखाई दे रहा होगा। अब इतना तो पहचान नहीं हो पाती, तो इसको हम व्यंजन के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर व्यंजन आपके बने हुए हैं। अगर ये कहा जाए आपसे कि इसमें पहचानना है आपने कौन सा सघोष है अघोष है, तो आप देखिए, आपको मैंने लिखवा दिया है नीचे। तो अघोष की बात करेंगे तो पहला और दूसरा, तो ये फर्स्ट वाले को आप एक बार कर लो सर्किल, ठीक है। और सेकंड वाला कर लो, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, बताइए। ये हो जाएगी आपके अघोष, ठीक है, लिख भी लीजिए ऊपर से आप ना, ये लिख लीजिए अघोष। और बाकी जो बचे वो क्या हो जाएंगे, वो सघोष हो जाएंगे। नहीं, बाकी जो ये बच गए आपके, ये सब सघोष हो गए, ठीक है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सब क्या आपके सघोष हो गए। तो फर्स्ट एंड सेकंड अघोष होते हैं और बाकी सारे सघोष होते हैं। ऐसे करके इसको याद कर लीजिए आप, बहुत मुश्किल नहीं याद करना। अब बात करते हैं अल्पप्राण महाप्राण की। देखो, अल्पप्राण महाप्राण को थोड़ा सा इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसमें पहला, बेटा इसमें पहला
तीसरा और पांचवा, तीसरा और पांचवा, ये जो 3 व्यंजन हैं, ये पहला, तीसरा और पांचवा, ये होते हैं आपके अल्प प्राण, इन्हें बोलते हैं अल्प प्राण। बाकी बचा दूसरा और चौथा, ये अपने